के महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और ये महासंग्राम वो है जहां पर हम बात करेंगे जिले जिले की। जो तमाम जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, उनकी हम बात करने वाले हैं कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर राजनीति दरअसल किस करवट बैठ रही है, वो हम बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि आज जिला जिला बिहार में हम जिन दो जिलों की बात करेंगे उनमें से एक है पटना और दूसरा है मुजफ्फरपुर। ये दोनों ही बहुत खास जो है, कह सकते हैं दोनों बहुत खास डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि हर चुनाव में हम देखते हैं कि अलग अलग रंगत होती है। राज्य के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है तस्वीर अलग अलग हम देखते हैं, वहां पर अलग अलग चरित्र होता है हर डिस्ट्रिक्ट का। साथ ही हर इलाके की अपनी सामाजिक और आर्थिक जमीनी सच्चाइयां भी होती हैं और इसी आधार पर सभी दल अपनी राजनीति करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक डीडी न्यूज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के जरिए लगातार बिहार के तमाम जिलों का सच आप तक पहुंचाएंगे। यानी बात होती होगी हर जिले के हर मुद्दे की, हर दल की राजनीति की, उसकी रणनीति की, जनता की अपेक्षा उम्मीदों की। और इस कड़ी में जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम पटना और मुजफ्फरपुर की बात करेंगे और हमारे साथ जो जुड़ेंगे, हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे द हिंदू के सहायक संपादक अमरनाथ तिवारी। कुछ ही देर में अमरनाथ तिवारी साहब हमारे साथ होंगे और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं द पॉयनियर के राजनीतिक मामलों के संपादक नवीन उपाध्याय। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, वहां की जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में हमको बताएंगे। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक पटना की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तस्वीर के बारे में हमें बताएंगे। इससे पहले कि हम इन जिलों पर जाए, नवीन जी आपसे छोटा सा, क्योंकि आपकी कर्मभूमि जो है एक तरह से जन्मभूमि कर्मभूमि पटना आपकी रही है, पटना में आपने काफी वक्त बिताया। पटना की राजनीति अगर बात करें तो किस हद तक बदली कुछ नजर आ रही है कि उसी ढर्रे पर है, क्योंकि कहते हैं कि पटना से ही जो है तमाम राजनीति की शुरुआत होती है बिहार की। देखिए, जेडीयू और जो बीजेपी का गठबंधन जिस तरीके से टूटा, उसके बाद तो डेफिनेटली राजनीति काफ़ी बदल गई, क्योंकि 10 साल तक वो लोग एक साथ थे। और मानना पड़ेगा कि बीजेपी के सारे जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, वो पटना से आते हैं। सुशील कुमार मोदी या नंद किशोर यादव, इसके अलावा सीपी ठाकुर, ये सारे नेता आते हैं पटना से। तो नेचुरली काफ़ी पटना पर कंसंट्रेशन है बीजेपी का। और ऐसी स्थिति में डेफिनेटली पोस्ट ये अलायंस के ब्रेकअप होने के बाद राजनीति में जो एक परिवर्तन होना चाहिए था वो हुआ है। राजनीति में परिवर्तन हुआ और इसी परिवर्तन की हम बात करेंगे। इस परिवर्तन का दरअसल वहां की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इन चुनाव में क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात पटना की करेंगे, क्योंकि पटना जिला जो है वो बिहार की राजधानी भी है पटना, और राजधानी होने की वजह से पटना का अपना राजनीतिक महत्व तो है ही। इसके अलावा यह जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की थाती भी खुद में समेटे हुए है। पाटलिपुत्र के रूप में इसको जाना जाता था और ये देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो एक इतिहास को लेकर आज तक अपने साथ चल रहे हैं, इतिहास को लेकर समेटे हुए हैं और आज आधुनिक शहर बन गए हैं। तो पटना की क्या तस्वीर है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटना शहर भारत के सबसे पुराने साम्राज्य की सत्ता का केंद्र रहा है। नंद, मौर्य और गुप्त वंश यहीं फला फूला। ऐतिहासिक अवशेष कुम्हरार में देखने को मिलेंगे, तो वहीं पटना का संग्रहालय सदियों पुराने इतिहास को जीवंत कर देता है। पटना के अंचल में संस्कृति भी खूब फली फूली। ईसापुरी मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म यहीं से विश्व में फैला। यहीं गंगा के विशाल तट के किनारे 16वीं शताब्दी में सिख और इस्लाम धर्म भी पटना से आ जुड़े। एक और गंगा किनारे बना पटना साहिब का गुरुद्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद 5 तख्तों में से एक है। वहीं पत्थर की मस्जिद, कच्ची दरगाह और फुलवारी शरीफ पटना के सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। पटना की संस्कृति में छठ की विश्व प्रसिद्ध छवि भी शुमार है। छठ महापर्व में गंगा किनारे लाखों दिए पटना के समृद्ध संस्कृति के प्रकाश पुंज हैं। शासकीय सांस्कृतिक के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के लिए भी पटना विश्व में जाना गया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की कर्मस्थली भी पटना रही। अपनी सामाजिक राजनीतिक चेतना के साथ पटना ने 1857 के क्रांति में भी हिस्सा लिया। दानापुर छावनी में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ विद्रोही तेवर के साथ आवाज उठ खड़ी हुई। आज का पटना बिहार की राजधानी है।
शिक्षा के आधुनिक केंद्र में मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और IIT सरीखे संस्थान यहाँ मौजूद हैं। 14 विधानसभा सीटों वाला पटना राज्य का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। यह 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में बटा है, पाटलिपुत्र, पटना साहिब और मुंगेर। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के लिए पटना जब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में होगा तो लोगों के पास आधुनिक पटना के सपने होंगे, तो वहीं वैभवशाली इतिहास को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। कुमार आलोक, DD न्यूज, पटना। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। आइए अब आपको दिखाते हैं आंकड़ों की नजर से पटना की राजनीतिक तस्वीर दरअसल क्या बनती है। ये आंकड़े हैं जो जमीनी हकीकत को कहते हैं, ये आंकड़े हैं जो वहां की सच्चाई बताते हैं। ये देखिए बिहार की जो कुल आबादी, जो बिहार के महासंग्राम में जो कुल आबादी पटना की बता रहे हैं, 58 लाख करीब आबादी हो चुकी है। 58 लाख से ज्यादा आबादी है जो पटना की अगर बात करें पटना की, और इसमें 30 लाख करीब पुरुष हैं, 27 लाख महिलाएं हैं। तो ये पटना की आबादी है और जाहिर तौर पर एक वहाँ का जो ज़िला है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ की राजधानी है। और शहरी आबादी वहाँ पर 43% है, ग्रामीण आबादी 56%। यानी पटना भले ही वहाँ की राजधानी है लेकिन अभी भी ग्रामीण आबादी वहाँ की ज़्यादा है। 56% आबादी है, कह सकते हैं 57% करीब वहाँ की शहरी ग्रामीण आबादी, और शहरी आबादी 43% है। कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो 41,76,265 मतदाता हैं पटना जिले में, जो कि भाग्य तय करेंगे तमाम उम्मीदवारों का। 41,76,265 कुल मतदाता, जिसमें 22 लाख से ज्यादा करीब 22.5 लाख पुरुष मतदाता और 19,21,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। और कुल सीटें अगर देखें तो 14 सीटें हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटें। इनमें मोकामा, बाढ़ है और बांकीपुर जानी मानी सीट है, कुम्हरार है, पटना साहिब है, फतुहा है, ये सभी सीटें ऐसी हैं। दानापुर है, बहुत ऐतिहासिक सीट है, मनेर है, फुलवारी है जो सुरक्षित सीट है, मसौड़ी सुरक्षित सीट है, पालीगंज, बिक्रम। कुल मिलाकर 14 सीटें हैं पटना जिले में, और 3 लोकसभा सीटों में हालांकि ये बढ़ जाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो इस जिले में 14 सीटें। और 2010 की अगर बात करें तो जेडीयू को 5 सीटें मिली थी, भाजपा ने 6 सीटें जीती थी, राजद 3, कुल जो 14 सीटों का आंकड़ा। और अब आपको बता दें 2010 का आंकड़ा है जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़े थे, यानी इस गठबंधन के खाते में 11 में से 14 सीटें, माफ कीजिएगा 14 में से 11 सीटें इस गठबंधन के खाते में गई थी। तो साफ तौर पे बढ़त। और 2010 विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल 52% वोटिंग हुई थी। पुरुष मतदाता ने 51% वोट डाला था, महिला जो वोटर थी उन्होंने 54%, यानी कि महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा था। और पिछली बार जो नतीजे आए थे उसमें महिला मतदाताओं की एक बड़ी भूमिका मानी जा रही थी। 2010 विधानसभा चुनाव में पटना का मत प्रतिशत जो है वो 51% जो है विधानसभा चुनाव की अगर बात करें 51% पुरुषों के वोट, और महिलाओं का मत प्रतिशत 45.32%। पटना के हम आंकड़े दिखा रहे हैं। 2014 की अगर बात करें तो बहुत कुछ बदल गया था, देश की राजनीतिक तस्वीर बदल गई थी, बिहार में बहुत कुछ बदल गया था। और 2014 के लोकसभा चुनाव में जो बढ़त है, ज्यादातर सीटों पर आप अगर देखेंगे बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, हर जगह पर भाजपा ने बढ़त बनाई थी। हर विधानसभा सीट पर भाजपा ने बढ़त बनाई थी। दानापुर में देखिए भाजपा, मनेर हालांकि राजद ने वहां बढ़त बनाई थी, मसौड़ी में भी राजद ने बढ़त बनाई थी, लेकिन फुलवारी में एक बार फिर से भाजपा। राजद और भाजपा के बीच यहां मुकाबला चला था। पालीगंज और बिक्रम में अगर देखें तो पालीगंज राजद और बिक्रम में भाजपा को बढ़त मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। और जो धर्म आधारित आंकड़ों की अगर बात करें तो वहां की जनसंख्या के हिसाब से आप देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो है उनका मत प्रतिशत क्या है। हिंदू मत प्रतिशत अगर पटना की बात करें तो 91% है, मुस्लिम वोट 7% और अन्य जो है 0.72% ये है। और कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की बात करें तो अनुसूचित जाति राज्य में जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो पटना में राज्य की तुलना में अगर कुल मिलाकर राज्य में देखें तो 15.91%
कुल आबादी है और पटना में 15.77, यानी जो कुल मिलाकर राज्य में जो आबादी है करीब करीब उतनी ही आबादी हमको पटना में भी दिखाई देती है अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जनजाति बहुत मामूली प्रतिशत है इनका, 1.28% कुल मिला के बिहार में, और पटना में 0.16%। यानी ये कोई राजनीतिक ताकत अगर बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति के हिसाब से तो अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक ताकत नहीं है, अनुसूचित जाति जरूर एक राजनीतिक ताकत है। लिंग अनुपात देखेंगे तो बिहार में अगर 943 देश का आंकड़ा है, बिहार का 918 है, देश से कुछ कम, लेकिन पटना का उससे भी नीचे आ जाता है 897 कुल मिलाकर। यानी पटना और बिहार की अगर बात करें, बिहार से भी कम पटना का जो आंकड़ा है। साक्षरता दर देश में 73% है, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 61%, लेकिन यहां पर पटना ने एक छलांग लगाई है, 70.68% जो है। यानी कह सकते हैं कि जो शिक्षा की एक नगरी जो है उसकी अपनी पहचान बनी हुई है। जन्म दर में पटना में 21.1 है, जबकि बिहार में जो जन्म दर है कुल मिलाकर वो 26.1% है। पटना में 21.1% जो जन्म दर है। शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 40,000 जो है देश का अगर आंकड़ा है, 48 जो है प्रति हजार पर जो है ये हम देख रहे हैं बिहार का कुल मिलाकर है। और पटना की बात करें तो पटना का 31 जो है प्रति हजार पर शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा है। तो ये वहां के सामाजिक और आर्थिक आंकड़े हैं जो वहां की तस्वीर बयां करते हैं। हमारे साथ अमरनाथ तिवारी जो सहायक संपादक है द हिंदू के, वो हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। अमरनाथ तिवारी जी, जो अगर सामाजिक और आर्थिक अगर तस्वीर देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से पटना की, तो कम से कम ये साफ तौर पर दिखता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पटना जरूर आ गया, बट अगर बाकी पैमानों की बात करें तो पटना अभी भी पिछड़ा हुआ है राजधानी होने के बावजूद भी। क्यों है ऐसा? सर, आवाज में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्या आपको नहीं मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है? नहीं, मुझे नहीं मिली। स्टूडियो में जो भी हो रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर, अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। आलोक, मैं आपके पास आता हूं। आलोक, आप भी पटना अगर जिले की बात करें तो पटना जिले के ही आप भी वहां के मूल निवासी हैं। जो हम ये आंकड़े देख रहे थे, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े, मैं फिर वो सवाल जो मैंने अमरनाथ जी से पूछा था वो आपसे पूछना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर आगे दिखता है पटना, लेकिन बाकी पैमानों पर पटना की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। बिहार के जो आंकड़े हैं, औसत आंकड़े, उनसे भी कई जगह पर पटना पिछड़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। राज्य की राजधानी होने के बावजूद पटना अगर आप देखें तो 3 या 4 विधानसभा क्षेत्र उसके हैं वो शहरी हैं, लेकिन वो उनको भी पूर्ण शहरी नहीं कहा जा सकता। और आपने 14 विधानसभा क्षेत्रों की जो चर्चा की है उसमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, और ग्रामीण भी हैं और पिछड़े भी इलाके हैं। अगर हम बात करें पालीगंज की, अगर हम बात करें विक्रम की बात करें, अगर हम मसौढ़ी की बात करें, अगर हम फतुहा की बात करें, तो ये जो सारे विधानसभा क्षेत्र थे, एक समय ऐसा था जब 1990 का जो दशक था, लालू प्रसाद यादव का जो दौर था, उस समय ये सारे जिले नक्सलवाद से इफेक्टेड थे। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो उस समय का दौर था, रणवीर सेना और मौसिस के बीच एक लंबी लड़ाई वहाँ लड़ी गई और उससे नुकसान दोनों पक्षों को हुआ। तो इस हिंसा की राजनीति में आप समझ सकते हैं कि जब हिंसा की राजनीति होगी तो लोग अपने जान माल को बचाएंगे या विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ेंगे। तो ये नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ा कारण रहा गरीबी और पिछड़ेपन का। लेकिन बाद के वर्षों में जब नीतीश कुमार की सरकार आई और बीजेपी गठबंधन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, तो एक माहौल में, वहाँ के बिहार के माहौल में सुधार हुआ और विकास के पथ पर भी आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर जब आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, और उसके बाद से 2 वर्षों के अंदर जो इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि जो रफ्तार, विकास की रफ्तार जो पकड़ी थी एनडीए सरकार के समय नीतीश कुमार ने, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। जी जाहिर तौर पर पिछड़ता है। अमरनाथ जी के पास सीधे चलते हैं, पटना में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी, अगर 2010 की बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर क्योंकि गठबंधन था जेडीयू और भाजपा के बीच, भाजपा का गढ़ रहा है पटना, एक तरह से कह सकते हैं। उस गठबंधन में साफ तौर पर भाजपा ने तब बढ़त बनाई थी, मुकाबला आरजेडी के साथ था। इस बार की जो तस्वीर है वो बदली हुई है। अब आरजेडी और जेडीयू एक साथ हैं, भाजपा अलग से है, और कुल मिलाकर भाजपा के सांसद हैं, उनके भी सुर थोड़ा बदले हैं। क्या राजनीतिक तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं इन चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो?
अमरनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, अमरनाथ जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझे लगता है। नवीन जी, आप इस सवाल को मैं आपसे अगर दोहरा, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब जो है गठबंधन जो है वो बदले हैं, तस्वीर बदली है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पटना का इलेक्शन जो होगा, पटना में आपने जैसे बताया कि 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। मेरे अनुसार पटना का इलेक्शन जो है वो काफ़ी कांटे का संघर्ष रहेगा इसमें, क्योंकि देखिएगा तो जैसा हमने बताया कि बीजेपी के बिहार के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो आते हैं पटना से। सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, सीपी ठाकुर और अन्य इनके बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं बिहार से। काफ़ी लोग बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं और काफ़ी इनकी पैठ है। लेकिन फिर भी अगर आप केवल 2010 के इलेक्शंस को अगर पैमाना मान के देखिएगा तो जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, फिर भी लालू प्रसाद की पार्टी ने, आरजेडी ने 3 सीट जीते थे वहाँ पर। और ग्रामीण इलाकों में इक्वेशंस अलग हैं। आपने जैसा बताया कि 56% जो है वो पटना का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं। तो वहाँ पर जो रूरल एरियाज में जो हैं अभी भी कास्ट की पॉलिटिक्स जो है काफ़ी हावी है। डेफिनेटली जो अर्बन एरिया में है वहाँ पर बीजेपी को एज रहेगा, लेकिन अगर बांकीपुर और जो पटना सिटी, उसके अलावा दीघा, ये सब 3-4 क्षेत्र, दानापुर छोड़ दीजिएगा तो और सब जगह पर गठबंधन जो आरजेडी और जेडीयू का है वो काफ़ी सशक्त है। तो दोनों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को बहुत कठिन टक्कर होगा वहां पर, किसी को कठिन टक्कर होगी, कड़ी टक्कर होगी, मजबूत टक्कर वो होगी, मजबूत टक्कर होगी। और किसी को बहुत डेफिनेट एज अगर आज के दिन में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां पर अर्बन एरिया का सवाल है वहां पर बीजेपी आगे है, तो उसी तरह जहां रूरल एरिया है वहां पर दूसरे तरह का माहौल है। चलिए, यानी दिलचस्प मुकाबला पटना में होगा, कम से कम ऐसा नवीन जी का मानना है। और बात अब पटना से आगे बढ़ते हैं तो मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, और मुजफ्फरपुर से हमारी संवाददाता ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे भी हम, ऋतु से भी मुजफ्फरपुर का हाल लेंगे। लेकिन अगर मुजफ्फरपुर की कुल मिलाकर बात करें तो ये वो शहर है जहां का नाम आते ही यहाँ की शाही लीची का रसीला स्वाद जहन में आता है। देश विदेश में मशहूर है यहाँ की लीची, जो अपनी मिठास के लिए खूब जानी जाती है। इस जिले में बनने वाली लाह की चूड़ियां देश ही नहीं विदेशों में भी सुहागिनों के श्रृंगार में 4 चांद लगाती है। इसके अलावा किशोर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में ही ब्रिटानिया हुकूमत ने फांसी के तख्ते पर लटकाया था। विरासत से इतर क्या है आज के मुजफ्फरपुर का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति वहां की, डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट में। रसीली लीची से लदे बाग और खासकर शाही लीची मुजफ्फरपुर जिले को दुनिया भर में एक अलग पहचान देती है। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर में देश का पहला लीची बैंक बनाया गया है। फलों के राजा आम का उम्दा उत्पादन इसी जिले में होता है। मुजफ्फरपुर का सूती वस्त्र उद्योग भी एक अलग पहचान देता है। साथ ही यहाँ की लाख की चूड़ियाँ भी राज्य ही नहीं देश भर में मशहूर हैं। यहाँ के इतिहास की बात करें तो मुजफ्फरपुर का मौजूदा नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा है। मुजफ्फरपुर ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी की 2 यात्राओं ने इस क्षेत्र के लोगों में स्वाधीनता की चाह की नई जान फूंकी थी। मुजफ्फरपुर की धरती पर ही किशोर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया गया था। मुजफ्फरपुर मशहूर लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री की जन्मस्थली रही है, जिनके तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता को पढ़ने के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। मुजफ्फरपुर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज की कर्मभूमि भी रही है, जिनको आपातकाल के दौरान यहाँ की जेल में बंद किया गया और वो बाद में सांसद भी चुने गए। जिले की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है और लोगों का मुख्य पेशा खेती और बागवानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कई बड़े नाम मुजफ्फरपुर से भी जुड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं आंकड़ों की नजर से मुजफ्फरपुर की राजनीतिक तस्वीर क्या है, वहां की आर्थिक तस्वीर क्या है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कुल जो है, अगर वहां पर देखें तो आबादी 48 लाख है मुजफ्फरपुर की। 25 लाख जो है पुरुष और 22 लाख करीब महिलाओं की तादाद है मुजफ्फरपुर की जो आबादी है। शहरी और ग्रामीण में देखें तो शहरी आबादी 9.86%, ग्रामीण आबादी 90.14%, यानी यहाँ ग्रामीण आबादी पूरी तरह से डोमिनेट करती है।
कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाता 15,15,000, महिला मतदाता 13,11,000 हैं। विधानसभा सीटें कई महत्वपूर्ण है। गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचाहा सुरक्षित सीट है। ये वहां की कुल मिलाकर 11 विधानसभा सीटें पड़ती हैं मुजफ्फरपुर जिले में। जेडीयू ने यहां पर 6 सीटें जीती 2010 में, भाजपा ने 4, आरजेडी ने 1 सीट जीती थी। यानी कि 2010 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू भाजपा कुल मिलाकर 10 सीटें साफ तौर पर आगे थे। 2014 की बात करें तो गायघाट में भाजपा, औराई में भाजपा, मीनापुर में लोजपा भाजपा और सकल सुरक्षित सीट पर भाजपा, कुर्नी में भाजपा, मुजफ्फरपुर में भाजपा, काटी में लोजपा। यानी यहां पर भाजपा और लोजपा जो है उनकी बढ़त साफ तौर पे बनी रही। भाजपा 6 और 5 लोजपा, यानी विपक्ष का एक तरह से सीधे सीधे सफाया कर दिया था लोजपा और भाजपा के गठबंधन ने मुजफ्फरपुर में। और हिंदू मुस्लिम आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपके सामने आंकड़े थे। सीधा ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, मुजफ्फरपुर अगर राजनीति के हिसाब से हमने आंकड़े देखे जो 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो उसमें साफ तौर पे लोजपा भाजपा को बढ़त मिली थी। ये तो एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत के लिए मुजफ्फरपुर को चुनते हैं? क्यों? अशोक, एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ थोड़ी इको कर रही है, उसको स्टूडियो से थोड़ा सा दुरुस्त कर ले। लेकिन जो आपका सवाल है मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर को चुनने के पीछे एक जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने से पहले जो आखिरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर भारतीय जनता पार्टी नेता की थी, उसके बाद आचार संहिता लगी और 4 प्रमंडल जो हैं, जो मुजफ्फरपुर, सारण, तिरहुत और दरभंगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एनडीए और उसके गठबंधन के ही सांसदों की जीत हुई। किसी और पार्टी का खाता भी यहाँ से नहीं खुल पाया था। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो इस बार भी यही रही कि मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत करें। और मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के रूप में भी देखा जाता है अशोक। और 153 सीटें हैं मुजफ्फरपुर के तकरीबन 21 जिलों में। तो 21 जिले का मतलब हुआ जो 38 जिले हैं पूरे बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा जिले उत्तर बिहार के ही हैं। और उत्तर बिहार में भी मुजफ्फरपुर से इन 153 सीटों को कहा जा सकता है कि उन पे कब्जे की शुरुआत एक तरह से मुजफ्फरपुर से होती है। और ये एक बड़ी वजह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अपने प्रचार की शुरुआत वो मुजफ्फरपुर से उन्होंने करी। जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। मैं नवीन जी आपसे इस पर जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जो ऋतु कह रही है कि जो यहाँ से जो शुरुआत होती है, क्या वो 153 जिले तक भी वो हवा पहुँचती है या फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते हवा बदल जाती है? देखिए, मुजफ्फरपुर कई माने में महत्वपूर्ण जगह है। और क्योंकि एक तो जो बीजेपी का कोर वोट है अपर कास्ट, और उसके बीच में भी जो भूमिहार कास्ट हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो उनकी काफ़ी पकड़ है वहाँ पर और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से वो किसी भी रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेचुरली, और आप देखिएगा जिस तरह का पार्टिसिपेशन प्राइम मिनिस्टर की रैली में हुआ था, उसमें काफ़ी यंगस्टर्स थे और उस जाति विशेष के काफ़ी लोग थे। दूसरा कि कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर को अगर देखिएगा तो वो रिफ्लेक्ट करता है जो राजनीति की सच्चाई है बिहार की कास्ट के मामले में। अगर देखिएगा तो ईबीसी का काफ़ी बहुत बड़ा तबका वहाँ पर है, जो कि इस इलेक्शंस में निर्णायक साबित होगा। आज के बिहार के इलेक्शंस में अगर किसी की निगाह है अगर, तो वो हर की निगाह है आपको ईबीसी वोट पर। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहली रैली वहाँ करना, ये इस बात को डेफिनेटली शो करता है कि अपर कास्ट के अलावा इस तबके पर भी बहुत बड़ी निगाह है बीजेपी की जी। और मेरा मानना है कि देखिए वहाँ पर जो अपर कास्ट के अलावा यादव काफ़ी संख्या में है, ईबीसी काफ़ी संख्या में है, शेड्यूल कास्ट काफ़ी संख्या में है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो जो बिहार की राजनीति का एक प्रतिबिंब है मुजफ्फरपुर दिखाई देता है। यानी कि जो जाति की वहाँ की राजनीति है उसका प्रतिबिंब साफ तौर पे। ऋतु, अगर वहाँ पर जमीनी आप जो रिपोर्टिंग करती है उसके आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं तो मुजफ्फरपुर पे मुद्दे वहाँ पर क्या है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वहां पर? क्या इस चुनाव को नेशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या मुजफ्फरपुर के अपने मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे लोग? ऋतु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है ऋतु तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। लेकिन नवीन जी, एक बात ये कि मुजफ्फरपुर में हमने देखा कि यहाँ पर कई जो सिटिंग एमएलए हैं जो
जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने पाला बदला है क्योंकि उनको अब संभावना नहीं दिख रही थी कि उनको टिकट मिलेगी। जिस तरह की वहां पे परिस्थितियां बन रही, क्या ये असर डालेगा वहां की राजनीति पर? देखिए, कहना ये अभी उचित नहीं होगा, इसलिए कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही इस पर कमेंट किया जा सकता है कि किसको टिकट दिया जाता है और किस पार्टी में कितना रिवेलियन होता है। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर तो अभी हम कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, मुजफ्फरपुर का इलेक्शन जो होगा वो काफ़ी कठिन होगा पटना की तरह ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए सही लड़ाई अगर देखिएगा तो ये अति पिछड़े वर्ग के वोटर्स की लड़ाई है। काफ़ी संख्या में मल्लाह वर्ग के लोग हैं वहाँ पर, जो कि ईबीसी से आते हैं। काफ़ी संख्या में आपको बनिया क्लास के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये मुजफ्फरपुर की लड़ाई होगी, वो होगी। उसमें आपको देखिएगा कि हर तरह के वोट कास्ट को अपील कर, यानी ये सारे फैक्टर जो हैं, और आप कह रहे हैं कि जब टिकटें बढ़ जाएंगी तब जाकर तस्वीर एक तरह से साफ होगी, और तब पता चलेगा कि दरअसल वहां की तस्वीर क्या निकलती है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन जी। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल आज हमने मुजफ्फरपुर और पटना की बात की, लेकिन बिहार का महासंग्राम लगातार जारी रहेगा जब तक कि चुनाव नतीजे नहीं आ जाते, बिहार की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक जारी रहेगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, कल फिर राज्य के 2 महत्वपूर्ण जिलों की बात होगी, तो आप देखना नहीं भूलिएगा इसी समय सिर्फ डीडी न्यूज पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।